हो मैथ का ठीक गेंद है, सब बन गया है। चलो देखो आगे, साइक्लिक परम्यूटेशन। साइक्लिक क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन, चक्री क्रमचय हिंदी में बोलते हैं ना, क्या बोलेंगे, चक्री क्रमचय, चक्री क्रमचय। लिखो इसकी परिभाषा, माना एफ एन प्रतीकों के समुच्चय यस पर, एन प्रतीकों के समुच्चय यस पर, जैसे मान लो चक्री क्रमचय में जैसे 1 का प्रतिबिंब 2 पर, 2 का प्रतिबिंब 3 पर, 3 का प्रतिबिंब 4 पर, अब 4 का प्रतिबिंब 1 पर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, चक्री क्रमचय बोलेंगे, ठीक है। 1 का प्रतिबिंब 2 पर, 2 का 3 पर, 3 का 4 पर, 4 का 1 पर, 4 का 1 पर। इसको लिख देंगे क्या, ऐसे लिख देते हैं, 1 का प्रतिबिंब 1 2 3 4, ऐसे लिख दिए। इससे अपने आप समझ जाओ कि 1 का प्रतिबिंब 2 पर, 2 का 3 पर, 3 का 4 पर और 4 का 1 पर, ठीक है। इसको इस प्रकार के क्रमचय को वृत्तीय क्रमचय कहते हैं, ठीक है। जैसे कहीं पे लिखा है 1 का प्रतिबिंब 2 पर, 2 का 3 पर और 3 का 1 पर, तो ऐसे क्या लिख देंगे इसको, 1 2 3, ऐसे। ये क्या कहलाएगा, वृत्तीय क्रमचय, ठीक है। 1 का प्रतिबिंब 2 पर, 2 का 3, इस प्रकार का लिखा तो समझ जाओ कि 1 का प्रतिबिंब 2 पर, 2 का 3 पर और 3 का 1 पर, ठीक है। इसका इस प्रकार के क्रमचय को वृत्तीय क्रमचय कहते हैं। इसी को डिटेल परिभाषा टाइप का लिखते हैं, है ना, सेंस यही है। तो माना एफ एन प्रतीकों के समुच्चय यस पर एक क्रमचय है, यस पर एक क्रमचय है। सबको एक बार लिख डालो फटाफट रफ में, पेन लेकर के, लो पेन। हाँ, जब गैप रहता है तो जब तक लिखोगे नहीं तो वो याद नहीं आएंगे सब, पेन लिए हो या कहीं होते। यार तो यस पर एक क्रमचय है, माना कि यस में यम अवयवों को, यस में यम अवयवों को, यम अवयवों को इस प्रकार एक पंक्ति में, इस प्रकार एक पंक्ति में, इस प्रकार एक पंक्ति में व्यवस्थित करना संभव है। पंक्ति में व्यवस्थित करना संभव है। कि प्रत्येक अवयव का, कि प्रत्येक अवयव का यफ प्रतिबिंब उसके ठीक बाद का अवयव है, उसके ठीक बाद का अवयव है। जैसे 1 का प्रतिबिंब 2 पर, 2 का 3 पर, है ना, ठीक बाद का अवयव है। तथा अंतिम यमवा अवयव, तथा अंतिम यमवा अवयव का प्रतिबिंब, अवयव का प्रतिबिंब पहला अवयव है, पहला अवयव है। तो शेष अवयव, शेष अवयव
शेष अवयव का प्रतिबिंब, शेष अवयव का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वह स्वयं है, वह स्वयं है। तब f लंबाई m का एक चक्री क्रमचय कहलाता है। तब f लंबाई m का चक्री क्रमचय कहलाता है। ठीक है, जैसे एक का प्रतिबिंब 2 पर, 2 का प्रतिबिंब 3 पर, 3 का प्रतिबिंब 4 पर, 4 का प्रतिबिंब 1 पर। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे क्या, 1 2 3 4। यह लंबाई 4 का वृत्तीय चक्रीय क्रमचय है। यह लंबाई 4 का चक्रीय क्रमचय है। यह लंबाई 4 का क्या है, लंबाई 4 का वृत्तीय क्रमचय है। लिख लिए, चल रहा है। सबको पढ़ के एक बार 2 बार लिख दो फटाफट, तब सब बनने लगेंगे। उदाहरण दूसरा, यदि यस बराबर क्या ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये समुच्चय है। तब एक क्रमचय इसमें परिभाषित है या इस प्रकार से, f बराबर 1 का प्रतिबिंब 2 पर, 2 का प्रतिबिंब 3 पर, 3 का प्रतिबिंब 1 पर, 4 का 4 पर, 5 का 5 पर। तो इसको लिखते कैसे हैं, 1 2, यहाँ लिख देंगे 1 2 3 बस, 1 2 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 का प्रतिबिंब 2 पर, 2 का 3 पर और 3 का 1 पर। अब आगे यस में अब 5 ठुना है, तो आगे 4 का प्रतिबिंब 4 पर, 5 का प्रतिबिंब 5 पर। ठीक है, तो अंतिम यम्मा अवयव का प्रतिबिंब पहला अवयव है, शेष अवयव का प्रतिबिंब स्वयं वह स्वयं है। जैसे 4 का प्रतिबिंब 4, 5 का 5, जो पद विलुप्त है, इसका मतलब यहाँ पे इस समुच्चय में तो 5 अवयव थे, लेकिन इसको इस प्रकार से जब लिख दिया गया तो इसको लिखने का तरीका सिर्फ इतना ही रहेगा। ये क्या हो गया, चक्री क्रमचय। पर यहाँ पे 2 अवयव नहीं आए ना इस समुच्चय के, इसका अर्थ ये हुआ कि 4 का प्रतिबिंब 4 पर होगा, 5 का प्रतिबिंब 5 पर होगा। ठीक है, इसलिए लिखे नहीं गए। ठीक है, पहले अवयव का प्रतिबिंब आगे वाला अवयव है, दूसरे अवयव का प्रतिबिंब आगे वाला है, अब अंतिम वाले का पहला, अंतिम वाले का पहला। और जो अवयव विलुप्त है तो उसका प्रतिबिंब वही अवयव है, इसलिए विलुप्त है। समझ जाओ अपने से। ठीक है, लिख लेता ना। एक क्रमचय इस प्रकार से हो, एफ डैश हम मान लो लिखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, 4 5। इसका मतलब क्या हुआ, 4 का प्रतिबिंब 5 पर और 5 का 4 पर। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 का प्रतिबिंब पता ही नहीं है तो 1 का एक प्रतिबिंब 1 पर, 2 का प्रतिबिंब 2 पर, 3 का प्रतिबिंब 3 पर, 4 का प्रतिबिंब 5 पर और 5 का प्रतिबिंब 4 पर। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे जी है एक क्रमचय, 1 3 5, 1 3 5। इसका इसको लिखोगे कैसे, जैसे 1 3 5 लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 का प्रतिबिंब 3 पर। ठीक है, अब 2 का तो पता ही नहीं है आपको, तो 2 का प्रतिबिंब 2 पर होगा, 3 का प्रतिबिंब 5 पर, अब 4 का पता ही नहीं, तो 4 का 4 पर होगा, 5 का 1 पर। क्रम से लिखना भी है ना, तो ऐसे लिख देंगे 1 का प्रतिबिंब 3 पर, 3 का 5 पर। तो विलुप्त कौन है, 2 और 4 वाला।
तो क्रम से लिखना है। यदि एक का प्रतिबिंब 3 पर लिख दिया, अब 2 का नंबर आता है तो 2 के बारे में तो आपको पता ही नहीं है, तो 2 का प्रतिबिंब 2 पर होगा। अब 3 का प्रतिबिंब 5 पर है, आपको पता है, पर 4 के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो 4 का प्रतिबिंब 4 पर। अब 5 का तो जानते हैं ना कि 5 का 1 पर होगा। ठीक है। अब एक शब्द आता है ट्रांसपोजिशन या पक्षांतर। ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन, इसको ये पक्षांतर भी बोलते हैं, पक्षांतर हिंदी में। लंबाई 2 का एक चक्र, लंबाई 2, जैसे मान लो 1 2 लिखा है, देखो 1 2 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 का प्रतिबिंब और 2 का 1 पर, तो ये लंबाई 2 का चक्र है। तो लंबाई 2 के चक्र को पक्षांतरण कहते हैं, पक्षांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, तो लंबाई 2 के चक्र को पक्षांतर कहते हैं। तो लिख दो लंबाई 2 का एक चक्र, लंबाई 2 का एक चक्र पक्षांतरण कहलाता है, पक्षांतर कहलाता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजिशन। जैसे 1 4 एक पक्षांतर है, एक पक्षांतर। लंबाई 1 का एक चक्र का अर्थ, लंबाई 1 का एक चक्र का अर्थ, लंबाई 1 का एक चक्र का अर्थ यह है कि एक अवयव का प्रतिबिंब अवयव स्वयं है, एक अवयव का प्रतिबिंब अवयव स्वयं है। तो उस लंबाई 1 का प्रतिबिंब बोलें स्वयं है, लुप्त अवयव अपरिवर्तित रहते हैं। यानी 4 का प्रतिबिंब 4 पर है तो उसको लंबाई 1 का बोलेंगे, है ना। अब लिखो चक्रों का गुणनफल, चक्रों का गुणनफल, चक्रों का गुणनफल। अच्छा, ये चक्रों का गुणनफल तो कार्बन कॉपी जो लिखा था उसी में लगा दिए फिर से, तो एक पेज में 2 पेज का लिख गया तो पता ही नहीं चल रहा क्या लिखें। क्या बोले? चक्रों का गुणन। तो देखो यहाँ पे चक्रों का गुणन में देखते हैं, माना F इज इक्वल टू 1 2 3 एक चक्र है, तथा G इज इक्वल टू आपके पास है 2 5। अब इन दोनों चक्रों का गुणा करना है आपको। समुच्चय यश पर, समुच्चय यश पर 2 चक्रीय क्रमचय हैं, 2 चक्रीय क्रमचय हैं, ठीक है। तब F और G का गुणनफल, तब F व G का गुणनफल कैसे लिखेंगे? F इंटू G। तो F को लिख दो, F क्या है 1 2 3 और G को लिख दिए 2 5, ठीक है। अब इनका गुणनफल कैसे करेंगे देखो, समझना है अब अच्छे से इसको, बहुत आसान है, लॉलीपॉप। तो F और G, तो यहाँ पे 1 2 3 को क्या लिखेंगे? 1 का प्रतिबिंब 2 पर, 2 का 3 पर, और 3 का और 4 का 4 पर, 5 का 5 पर। अब इसको क्या लिखेंगे? 1 का 1 पर, 2 का 5 पर,
3 का 3 पर, 4 का 4 पर, 5 का 2 पर, ठीक है। अब F इंटू जी गुणा कर लो, तो गुणा करोगे तो क्या होगा, इसको समान बनाना पड़ेगा ना। तो क्या होगा 1 2 3 4 5, 2 3 1 4 5, हाँ 2 का 5 पर, 2 का 5 पर, 3 का 3 पर, 1 का 1 पर, है ना, 4 का 4 पर, 5 का 2 पर, ठीक है। अब देखो सेकंड रो और इसका फर्स्ट को छोड़ दो, हाँ तो क्या आएगा 1 2 3 4 5, ये क्या लिख देंगे 5 3 1 4 2, तो एफ जी आ गए ना। नहीं सिर्फ एफ जी का गुणन निकालना था, हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का प्रतिबिंब 5 पर, 5 का 2 पर, 2 का 3 पर, 3 का 1 पर, ठीक है। तो इसको कैसे लिख देंगे, चक्र के रूप में लिखना है तो 1 का प्रतिबिंब 5 पर, 5 का 2 पर और 2 का 3 पर, अब 3 का 1 पर, है ना। तो ये प्रतिक्रमचय हो गया। देखो 1 का प्रतिबिंब 5 पर, 5 का प्रतिबिंब 2 पर, 2 का प्रतिबिंब 3 पर और 3 का प्रतिबिंब फिर से 1 पर, तो इतना मिलके तो एक प्रतिक्रमचय बन गया, ठीक है। चक्री क्रमचय बन गया, क्या बन गया, चक्री क्रमचय। अब 4 का 4 पर है तो इसको क्या लिख देंगे, सिर्फ इतना लिख देंगे, लंबाई 1 का चक्र। लंबाई 1 का चक्र का मतलब यही ना हुआ कि 4 का प्रतिबिंब 4 पर है, 4 का प्रतिबिंब 4 का। इनका तो जानते ना हो, देखे ना से पता चल रहा है। 1 का प्रतिबिंब 5 पर, 5 का 2 पर, 2 का 3 पर, 3 का 1 पर, देख लो चाहे। 1 का 5 पर, 5 का 2 पर, 2 का 3 पर, 3 का फिर 1 पर आ गया, तो इससे तो चक्री क्रमचय बन गया। अब 4 का 4 पर है तो लंबाई 1 का चक्र ये कहलाएगा, ये लंबाई 4 का चक्र है। लंबाई नोट लिखे देते हैं, यहाँ लंबाई 1 का चक्र, 1 का चक्र ये है 4 के बन, और लंबाई 3 का, लंबाई 4 का चक्र 1 5 2 3 है। असंयुक्त चक्र, असंयुक्त चक्र लिख लेते ना। ये लंबाई 1 का चक्र है और ये क्या है, लंबाई 4 का चक्र है। हाँ आगे शब्द आता है एक डिसजॉइंट, डिसजॉइंट साइकिल, CLES साइकिल्स। असंयुक्त चक्र, असंयुक्त चक्र। आप पढ़े थे असंयुक्त समुच्चय 11वीं क्लास में। जैसे मान लो ए है, क्या है, इसके अवयव हैं 1 2 3 और दूसरा समुच्चय बी है जिसके अवयव हैं 4 5। तो यहाँ पे ए और बी का इंटरसेक्शन निकालो तो एक भी अवयव नहीं है, रिक्त समुच्चय आ गया।
सर्वनिष्ठ का मतलब क्या हो, जो दोनों में हो। तो कौन अवयव दोनों में? कोई नहीं। उभयनिष्ठ अवयव एक भी नहीं है। उभयनिष्ठ के जो दोनों में हो, तो एक भी ना हो, तो उन दोनों को कहा जाता है असंयुक्त समुच्चय। ठीक है, तो दो चक्र ले लें, जैसे 1 2 ले लिए और 3 4, तो ये असंयुक्त कहलाए। कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं है क्या? असंयुक्त है। पर जैसे यहाँ पे 1 2 ले लिए और 2 3, तो ये असंयुक्त नहीं है। 2 3 तो दोनों असंयुक्त नहीं है, क्योंकि दो कॉमन अवयव है। ठीक है, तो दो चक्र असंयुक्त कब कहलाएंगे? जब उभयनिष्ठ अवयव एक भी ना हो। जैसे इसमें उभयनिष्ठ अवयव दोनों में जो रहने वाला कोई अवयव नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पे देखो, यदि a बराबर लिख दिए 1 2 3 और b बराबर लिख दिए 2 3 3 4, इसमें एक उभयनिष्ठ अवयव है ना 3, तो ये दोनों असंयुक्त समुच्चय नहीं कहलाएंगे, क्योंकि a इंटरसेक्शन b में कुछ अवयव आ गया, 3 आ गया, इसलिए असंयुक्त समुच्चय नहीं है। जब एक भी अवयव ना आए तब क्या कहलाएगा? असंयुक्त समुच्चय। दोनों का सर्वनिष्ठ निकालें तो उसी प्रकार यहाँ असंयुक्त चक्र है, उभयनिष्ठ अवयव एक भी ना हो दोनों चक्रों में, तो क्या कहलाएगा? असंयुक्त चक्र। ठीक है, तो लिखो असंयुक्त चक्र की परिभाषा। दो चक्र असंयुक्त चक्र कहलाते हैं। दो चक्र असंयुक्त, इसी को विसंगी बोलते हैं ना, असंयुक्त कहलाते हैं। यदि इनमें कोई अवयव उभयनिष्ठ न हो, यदि इनमें कोई अवयव उभयनिष्ठ न हो। दो चक्र असंयुक्त कहलाते हैं यदि इनमें कोई अवयव उभयनिष्ठ न हो। जैसे F बराबर 1 2 4 1 2 4 तथा G बराबर 3 5 असंयुक्त चक्र है। असंयुक्त चक्र है। असंयुक्त चक्र है। कई क्वेश्चन लिखे हो अभी तक में? यही वाला याद कर रहा हूँ, मैंने लिखा भी है और ये वाला भी लिखा हूँ। अब देखो सम क्रमचय और विषम क्रमचय क्या है, लिख ले। सम क्रमचय और लिखो सम क्रमचय, क्रमचय, सम क्रमचय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन परमुटेशन। परमुटेशन क्रमचय या फिर एक सम क्रमचय कहलाता है। लिखो परिभाषा। क्रमचय, जैसे किसी क्रमचय को दो ट्रांसपोजिशन के गुणनफल के रूप में लिख दिया गया। जैसे मान लो आपके पास कोई क्रमचय है, ठीक है, A1 A2 A3 और ये B1 B2 B3। तो इस क्रमचय को हम लिख दें क्या? दो A1 A2 और ये B1 B2 इस प्रकार का लिख दें। तो यहाँ दो ट्रांसपोजिशन के गुणनफल के रूप में इसको लिख दिए, इस क्रमचय को, है ना। किसी क्रमचय को दो ट्रांसपोजिशन के गुणनफल के रूप में लिख देते हैं। ट्रांसपोजिशन की संख्या कितनी है यहाँ, यानी इसको पक्षांतरण की संख्या कितनी है? पक्षांतरण की संख्या 2 है। किसी क्रमचय को दो पक्षांतरण के गुणनफल के रूप में यदि लिख सकते हैं, तो दो पक्षांतरण है तो दो सम संख्या की विषम संख्या, सम संख्या है ना, दो सम संख्या है, 4 सम संख्या है, 6 सम संख्या है, 8 सम संख्या है। तो ये दो पक्षांतरण यदि किसी क्रमचय के आते हैं तो वो सम क्रमचय कहलाता है। यदि किसी क्रमचय के 3 पक्षांतरण आते हैं
तो क्या होगा, वो विषम क्रमचय। यदि किसी क्रमचय के सम संख्या में पक्षांतरण आते हैं तो उसको सम क्रमचय कहेंगे, और किसी क्रमचय के विषम संख्या में पक्षांतरण आते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, विषम क्रमचय। सम संख्या में यानी 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो पक्षांतरण की संख्या, तो वो क्या कहलाएगा, सम क्रमचय। और जिस क्रमचय के विषम संख्या में वे हों क्या, पक्षांतर, गिनो तो उसको पक्षांतरण की संख्या 7 आ गई तो क्या कहलाएगा, विषम क्रमचय। पक्षांतरण की संख्या 17 आ गई तो विषम क्रमचय। पक्षांतरण की संख्या 87 आ गई तो विषम क्रमचय, ठीक है। और सम संख्या में क्रमचय आ गए, पक्षांतरण आ गए, जैसे किसी क्रमचय के हम पक्षांतरण बनाए तो 7 आ गए, ऐसा 8 आ गए तो क्या कहलाएगा, सम क्रमचय। 10 आ गए तो सम क्रमचय, 12 आ गए तो सम क्रमचय, 2 आ गए तो सम क्रमचय, ठीक है। तो वही लिखे देते हैं इसी को। सम क्रमचय क्या है, इवन परमुटेशन। क्रमचय या फिर एक सम क्रमचय कहलाता है। क्रमचय या एक सम क्रमचय कहलाता है, एक सम क्रमचय कहलाता है। यदि हमें सम संख्या में पक्षांतर या पक्षांतरों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, व्यक्त किया जा सकता हो, ठीक है। विषम क्रमचय, आड परमुटेशन, एक क्रमचय F विषम क्रमचय कहलाता है, विषम क्रमचय कहलाता है। यदि उसे विषम संख्या में पक्षांतरों के गुणनफल के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सके, यदि नोट लिखते हैं, यदि f लंबाई n का एक चक्र हो, यदि f लंबाई n का एक चक्र हो तो इसे n-1 ट्रांसपोजिशन, पक्षांतरण को क्या बोलते हैं, n-1 पक्षांतर के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब देख लो, सुन लो,
लंबाई 3 का कोई चक्र है, मान लो 1 2 3, ठीक है। कितनी लंबाई का चक्र है? 3 लंबाई का, ठीक है। तो जब लंबाई 3 का चक्र है तो इससे इसके 2 पक्षांतरण होंगे। कौन? वही ना बोला कि यदि f लंबाई n का एक चक्र है, लंबाई n का चक्र है, तो इसके पक्षांतरण कितने होंगे? पक्षांतरण ट्रांसपोजिशन उसको बोलते हैं, n-1। तो 3 इसके यहाँ पे लंबाई 3, तो ये लंबाई 3 का चक्र है, तो 3 से 1 कम कर दो, तो 3 से 1 करो तो 2 आएगा ना। तो पक्षांतरण कितने होंगे? 2 होंगे। तो 2 सम संख्या की भी सम संख्या क्या है? सम संख्या। तो जिस लंबाई 3 का कोई चक्र होगा तो कौन सा क्रमचय होगा? सम क्रमचय होगा। लंबाई 3 का चक्र क्या कहलाएगा? सम क्रमचय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सम क्रमचय कहलाएगा, ठीक है। और लंबाई 4 का यदि है तो ट्रांसपोजिशन कितने होंगे उसके? 4-1, 3 ट्रांसपोजिशन होंगे, ठीक है। तो उसको हम विषम क्रमचय कहेंगे, ठीक है। हाँ, जैसे लिखे देते हैं, जैसे 1 2 3 लंबाई 3 का चक्र है, तो इसके पक्षांतर की संख्या 3-1 बराबर 2 होगी। और 2 एक सम संख्या है, एक सम संख्या है, इसलिए 1 2 3 एक सम क्रमचय अब जैसे 1 2 3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 का प्रतिबिंब 2 पर, 2 का 3 पर, 3 का 1 पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यदि हम 1 2 लेते हैं, 1 और 2 का अंतर है, 2 पेयर लेते हैं, 1 2 और 1 होगा 1 3 मान लो, ठीक है। 1 2 1 3 पर विचार करते हैं। तो 1 का प्रतिबिंब क्या है? देखो 2, तो 1 और 2 का अंतर आया माइनस। अब 2 और 3 का अंतर क्या आएगा? 2 माइनस 3 बराबर भी क्या आया? माइनस आया, ये हुआ। फिर 1 3 की पर विचार यदि करें, 1 होगा, 1 3 युग्म ले सकते हैं, 1 2 1 3 और 2 3। सुनो आप, तो इसको जब 1 और 2 का अंतर माइनस में आ गया, 1 2 का अंतर माइनस में आ गया और 2 और 3 का अंतर माइनस में आ गया, दोनों में साइन क्या है? समान है कि नहीं है? अब 1 3 पर विचार करें, 1 3 पर, तो 1 का प्रतिबिंब 2 पर है, 1 - 2 तो -1 होगा। 3 का प्रतिबिंब 1 पर है ना, तो 3 और 1 का अंतर क्या हुआ? 2। तो यहाँ पॉजिटिव आया, निगेटिव आया। लेकिन यहाँ 2 3 पर विचार करने पर तो 2 और 3 का अंतर क्या है? 2 का प्रतिबिंब 3 पर न बन रहा है, तो 2 3 का अंतर क्या हुआ? माइनस में। और फिर क्या आता है? 3 का प्रतिबिंब 1 पर है, तो 3 - 1 किया तो प्लस चिन्ह आया। तो इसमें देखो, ये 1 3 और 2 3 इसको हम प्रतिलोमन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिलोमन। तो इस क्रमचय के इस चक्र के 2 प्रतिलोमन हुए। कौन? 1 3 और 2 3। इसी को हम जो प्रतिलोमन होते हैं उन्हीं को पक्षांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्षांतर। तो पक्षांतर निकालने क्या तरीका है? इसके 2 2 का पेयर बनाओ, तो एक पेयर बनेगा 1 2 1 3, फिर गया 2 3 बनेगा, तो 3 तो पेयर बने। अब 3 पेयर में से इससे पहले 1 2 पर हम विचार करते हैं। देखो यहाँ पे 1 2 पर विचार करते हैं, तो 1 2 पर जब विचार करेंगे तो 1 और 2 का अंतर निकालते हैं तो माइनस आता है, और 2 और का प्रतिबिंब 3 पर है, तो 2 और 3 का अंतर निकालते हैं तो -1 आता है, दोनों मन से माइनस आ रहा है। तो ये फिर ये युग्म जो है प्रतिलोमन नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? प्रतिलोमन नहीं हो सकता। प्रतिलोमन कौन होगा? जब दोनों में डिफरेंस साइन आए, एक में प्लस आए तो एक में माइनस, एक माइनस में आए तो एक में प्लस है। तो हम अब 1 3 पर विचार करते हैं, तो 1 और 3, तो 1 का प्रतिबिंब 2 पर है,
तो 1 और 2 का अंतर -1, और 3 का प्रतिबिंब 1 पर है, तो 3 और 1 का अंतर 2, ठीक है। तो एक में प्लस है, एक में माइनस, तो 1 3 एक प्रतिलोमन हो गया। क्या हो गया? प्रतिलोमन, ठीक है। इसी प्रकार 2 और 3 पर विचार करते हैं, तो 2 का प्रतिबिंब 3 पर है, तो 2 और 3 का अंतर माइनस में आएगा, 3 और 1 का अंतर प्लस में आएगा, इसलिए यहाँ प्लस और माइनस आ रहा है, इसलिए 2 3 भी क्या हुए? एक प्रतिलोमन हो गया। तो इस क्रमचय के 2 प्रतिलोमन है और 2 सम संख्या है, तो किसी क्रमचय के सम संख्या में प्रतिलोमन आते हैं तब भी सम क्रमचय कहते हैं, अब विषम संख्या में प्रतिलोमन आते हैं तो विषम क्रमचय कहते हैं। तो क्रमचय, सम क्रमचय विषय क्रमचय की दूसरी परिभाषा हो गई। क्या आ गई? दूसरी परिभाषा। तो लिखे देते हैं और दूसरी परिभाषा भी ढंग से। यदि किसी क्रमचय के प्रतिलोमन की संख्या सम है तो उसे सम क्रमचय कहते हैं, सम क्रमचय कहते हैं। यदि किसी क्रमचय के प्रतिलोमन की संख्या विषम है तो उसे विषम क्रमचय कहते हैं, विषम क्रमचय कहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से आपको दिखाते हैं। सिद्ध कीजिए क्रमचय 1 2 3 सम क्रमचय है। सिद्ध कीजिए कि क्रमचय 1 2 3 सम क्रमचय है। ठीक है, तो दिया है एक क्रमचय माना, इसका नाम अपनी सुविधा के लिए या रख लेते हैं, ठीक है। 1 2 3, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? अब 1 का प्रतिबिंब 2 पर, 2 का 3 पर और 3 का 1 पर, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ 3 युग्म 1 2 1 3 2 3 बन सकते हैं। अब युग्म 1 2 पर विचार करते हैं। तो 1 का प्रतिबिंब क्या है? 1 का प्रतिबिंब 2 है, तो 1 - 2 बराबर -1, ठीक है। और 2 का प्रतिबिंब 2 का प्रतिबिंब 3 है, तो 2 - 3 का अंतर -1 है, ठीक है। तो यहाँ विपरीत चिन्ह नहीं प्राप्त हो रहा है, विपरीत चिन्ह नहीं प्राप्त हो रहा है, एक ही चिन्ह आ रहा है दोनों में, माइनस से माइनस आ रहा है ना,
यहाँ विपरीत चिन्ह नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए युग्म 1 2 एक प्रतिलोमन नहीं है, एक प्रतिलोमन नहीं है, एक प्रतिलोमन नहीं है। ठीक है। अब युग्म 1 3 पर विचार करते हैं। ठीक है। तो 1 का प्रतिबिंब किस पर है? 1 का प्रतिबिंब किस पर है? 1 का प्रतिबिंब बराबर 2 और 1 - 2 बराबर -1। फिर क्या है? 3 का प्रतिबिंब 1 है, तो 3 - 1 बराबर 2। ये प्लस चिन्ह है। यहाँ देखो ये माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस, तो यहाँ विपरीत चिन्ह प्राप्त हो रहा है। कहाँ जा रहे हो? कितने बजे? अभी 35 है, तो तुम चलो ना, अभी तो है 25 मिनट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ विपरीत चिन्ह अभी याद करके लिखो ना, कुछ क्वेश्चनों को पढ़ के। अभी टाइम क्यों पास करो, कल ना पेपर है। तो यहाँ विपरीत चिन्ह प्राप्त हो रहा है। यहाँ विपरीत चिन्ह प्राप्त हो रहा है। यहाँ विपरीत चिन्ह प्राप्त हो रहा है। अरे जो पढ़े छोटे छोटे क्वेश्चन पीछे याद हो उनको तो लिख डालो कम से कम अभी, फिर बाद में याद करना उनको। इसको नहीं तो यही रिवीजन वर्क यही है ना। हाँ, तो इसको याद करो। चलो, यहाँ विपरीत चिन्ह प्राप्त हो रहा है, इसलिए युग्म, कौन युग्म? 1 2 1 3 ना, 1 3 ना है ये, इसलिए युग्म 1 3 एक प्रतिलोमन है, एक प्रतिलोमन है। ये प्रतिलोमन नहीं था, क्यों? क्योंकि दोनों में ऋण ऋण चिन्ह आया था। और ये प्रतिलोमन क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ 1 3 है, तो 1 का प्रतिबिंब देखते हैं इसमें तो 2 आ रहा है, तो 1 और 2 का अंतर निकाले तो माइनस में आया। और फिर अगला अवयव क्या है? 3। तो चित्र में देखो, यहाँ पे ये क्रमचय में देखो, 3 का प्रतिबिंब 1 है, तो 3 और 3 के प्रतिबिंब का अंतर निकाले तो प्लस में आ गया। तो यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है, तो अंतर चिन्ह विपरीत यदि आता है तो उस युग्म को क्या बोलते हैं? प्रतिलोमन। क्या बोलते हैं? तो ये 1 3 प्रतिलोमन है और 1 2 प्रतिलोमन नहीं है। तो 1 2 प्रतिलोमन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ चिन्ह समान आ रहा है, विपरीत चिन्ह नहीं आ रहा। और यहाँ चिन्ह क्या आ रहा है? देखो, माइनस में है तो ये प्लस में, तो यहाँ चिन्ह, यहाँ विपरीत चिन्ह प्राप्त हो रहा है, इसलिए युग्म 1 3 एक प्रतिलोमन है। समझ गए बात? अब एक और युग्म बचा है 2 3, इस पर विचार करते हैं। अब युग्म 2 3 पर विचार करते हैं, विचार करते हैं। अब देखो 2 का प्रतिबिंब क्या है? 2 का प्रतिबिंब, 2 का प्रतिबिंब देखो, 2 का प्रतिबिंब 3 है, 3 है, तो 2 - 3 का अंतर -1। और 3 का प्रतिबिंब क्या है? 1 है। 3 का प्रतिबिंब 1 है, तो 3 - 1 बराबर +2।
यहाँ विपरीत चिन्ह प्राप्त हो रहा है कि नहीं प्राप्त हो रहा है? यहाँ विपरीत चिन्ह प्राप्त हो रहा है, अतः युग्म 2 3 प्रतिलोमन है, प्रतिलोमन है। ठीक है, इस प्रकार इस क्रमचय के 2 प्रतिलोमन हैं। इस प्रकार क्रमचय F इज इक्वल टू 1 2 2 3 1 2 2 3 3 1 के 2 प्रतिलोमन 1 3 व 2 3 है। इसलिए यह क्रमचय एक समक्रमचय है, समक्रमचय है, समक्रमचय है। लिख चुके हैं इसको? देखो ये बता रहे हैं कि जब प्रतिलोमन आपको पता चल गया ना, तो वही क्या कहलाते हैं? पक्षांतर भी कहलाते हैं। वही क्या कहलाते हैं? पक्षांतर। तो देखो इन 2 पक्षांतर, जो प्रतिलोमन है वही पक्षांतर भी है। तो पक्षांतर तो इनका गुणा जब दोनों को कर देते हैं तो वही क्रमचय आ गया जिस क्रमचय को लेकर हम चले थे। देखो ये यही क्रमचय लेकर न चले थे। 1 का प्रतिबिंब 2 पर, 2 का 3 पर, 3 का 1 है। तो देखो ये यही क्रमचय आ गया। तो जब आप प्रतिलोमन पता चल गया तो आपको इस बात का पता चल जाता कि पक्षांतरण कौन कौन बनेंगे। तो जिसमें विपरीत चिन्ह आएगा वही क्या बन सकते हैं? जो प्रतिलोमन है वही पक्षांतर है, वही जो प्रतिलोमन है वही पक्षांतर है। ठीक है, तो पक्षांतर का पता लगा लो तो वही क्या हो जाए? प्रतिलोमन का पता लगा लो तो वही क्या हो गया? पक्षांतर। ठीक है, तो इस क्रमचय के 2 पक्षांतरण हैं, 2 पक्षांतर हैं, ट्रांसपोजिशन है। ठीक है, तो ट्रांसपोजिशन की संख्या 2 होने की वजह से ये समक्रमचय कहलाएगा। ठीक है, अभी आपको सिद्ध करके दिखाए कि एक 3 प्रतिलोमन थे कि नहीं थे, और 2 3 प्रतिलोमन थे, तो इन्हीं के दोनों का गुणा कर दिए तो दिया गया क्रमचय आ गया, दिया गया क्रमचय आ गया। इससे ये बात साबित हो गई कि दिए गए क्रमचय को इन दोनों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ये भी एक पक्षांतर है, एक भी ये पक्षांतर। क्यों? लंबाई 2 के चक्र को क्या कहते हैं? पक्षांतर कहते हैं। लिखवाए तो परिभाषा, ये लंबाई 2 का चक्र है कि नहीं है? ये भी लंबाई 2 का चक्र है। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्रमचय को 2 पक्षांतर के गुणन के रूप में लिख सकते हैं। पक्षांतर की संख्या यहाँ कितनी है? सम है कि विषम? सम है। ठीक है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? समक्रमचय, समक्रमचय कहलाएगा। ठीक है, तो जब यदि आप पक्षांतरण निकालना हो तो पक्षांतर निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? प्रतिलोमन। क्या निकालना पड़ेगा? प्रतिलोमन निकालना पड़ेगा। ये वाला सादा पेज कितने का मिलता है सर? पूरा 250। इसे मार्केट में लोगे तो मिल जाएगा। अनुराग के यहाँ लिए हैं, इसे मार्केट में खरीदोगे उसके यहाँ शुभम वाले के यहाँ तो 230 में मिल जाएगा। ठीक है, अब हमको ज़रूरत है तुरंत, तो इसी की यहीं ले लिए थे।
तो 250 वो बताया भाई कि आता 230 का है, पर हम लाए हैं तो भाड़ा वड़ा भी जोड़ेंगे। देखो एक और क्वेश्चन, प्रतिलोमन निकालने पर विषम क्रमचय के उदाहरण देते हैं। क्रमचय सिद्ध कीजिए, लिखो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए क्रमचय एक दो, दो तीन, तीन एक, चार पाँच, पाँच चार, एक विषम क्रमचय है, एक विषम क्रमचय है, एक विषम क्रमचय है। ठीक है, इसके प्रतिलोमन जब बनाओगे तो कितने युग्म होंगे? एक होगा 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, एक युग्म ये होगा। इन पर हम चिन्ह निकाल के देखेंगे। फिर किस पर देखेंगे? 2 3, 2 4, 2 5, इन पर चिन्ह निकाल के देखेंगे। फिर 3 4, 3 5, फिर 4 5। ठीक है, और उनमें से जो जो प्रतिलोमन होंगे वही पक्षांतरण होंगे, और जो प्रतिलोमन नहीं है तो प्रतिलोमन होने के लिए कंडीशन क्या है? विपरीत चिन्ह आना। ठीक है, एक ही चिन्ह आ गया तो प्रतिलोमन नहीं है। तो जब प्रतिलोमन की संख्या का पता चल गया तो वही प्रतिलोमन का गुणा कर देंगे, तो ये क्रमचय जितने प्रतिलोमन के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो जाएगा। यदि प्रतिलोमन की संख्या सम संख्या में है तो सम क्रमचय हो जाएगा, और प्रतिलोमन की संख्या विषम संख्या में है तो क्या हो जाएगा? विषम क्रमचय। ठीक है, वैसे आपको ऐसे अंदाज बस लगाओ कितने पक्षांतरण बनेंगे, तो प्रतिलोमन निकालना पड़ता है, और जो प्रतिलोमन होते हैं वही क्या होते हैं? पक्षांतर। ठीक है, समझ गए? तो यहां दिए गए क्रमचय के युग में, दिए गए क्रमचय के युग में कौन कौन बनेंगे बताओ? 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 2 3, 2 4, 2 5, 3 4, 3 5, 4 5, इतने युग्म बनेंगे। अब इनमें से कौन प्रतिलोमन है? इन युग्मों में कौन युग्म प्रतिलोमन है, कौन युग्म प्रतिलोमन नहीं है, ये हम ज्ञात करेंगे। इन युग्मों में से, इन युग्मों में से कौन प्रतिलोमन है और कौन प्रतिलोमन नहीं है, कौन प्रतिलोमन नहीं है, अब हम इसकी जांच करेंगे। हम इसकी जांच करेंगे। तो पहला क्या लेते हैं? युग्म। युग्म 1 2 पर विचार करते हैं, विचार करते हैं। याद है हो रहा है यहाँ पे? तो यहाँ बैठ के सोने के लिए आए हो? नींद आ रही है। नींद क्यों आ रही? खड़े होके पढ़े, खड़े हो जाओ, याद करो, खड़े हो जाओ। नींद तुमको आ कैसे रही है जब याद नहीं है क्वेश्चन? तो खड़े होके पढ़ो जब तक याद ना हो जाए तो। अब चलो तुम पढ़ के आओ, ट्यूशन तो बताते हैं तुमको हम। जब तक पूरे क्वेश्चन याद ना हो जाए खड़े खड़े पढ़ना पड़ेगा पूरी रात। युग्म 1 2 पर विचार करते हैं। एक का प्रतिबिंब क्या है? 2 पर, और 2 का प्रतिबिंब 3 पर। एक का प्रतिबिंब 2 है और 2 का प्रतिबिंब 3 है। तो 1 और 2 का अंतर क्या आएगा? -1।
और 2 और 3 का अंतर क्या हुआ, -1। अतः युग्म, अतः युग्म 1 2 प्रतिलोमन नहीं है, प्रतिलोमन नहीं। क्योंकि अंतर चिन्ह समान आ रहा है, असमान आया होता तो प्रतिलोमन कहलाता ना। युग्म 1 3 पर विचार करते हैं। 1 का प्रतिबिंब क्या है, देखो ना, 1 का 2, 1 का प्रतिबिंब 2 है, और 3 का प्रतिबिंब 1 है। तो यहाँ पे 1 - 2 का अंतर -1 और 3 - 1 का अंतर +2। ये भी पेपर में आ सकता है सर, हाँ आता है, ये जो लिखवा रहे हैं हाँ ये आता है सर। हाँ अतः युग्म 1 3 1 प्रतिलोमन है, प्रतिलोमन है। आप क्या लिखते हैं, 1 युग्म 1 4 पर विचार करते हैं। तो 1 का प्रतिबिंब क्या है, 1 का प्रतिबिंब 2 है, 2 है, और 4 का प्रतिबिंब, 4 का प्रतिबिंब क्या है, 4 का प्रतिबिंब 5 है। तो 1 - 2 बराबर -1 और 4 - 5 बराबर -1। अतः युग्म, अतः युग्म 1 4 प्रतिलोमन नहीं है, प्रतिलोमन नहीं है। ठीक है, 1 4 पर विचार कर चुके। आप कहते हैं किसी ऊपर विचारते हैं, युग्म 1 5 पर, 1 5 पर विचार करते हैं। 1 का प्रतिबिंब क्या है, 1 का प्रतिबिंब 2 है, 5 का प्रतिबिंब, 5 का प्रतिबिंब क्या है, 4 है। तो 1 - 2 बराबर -1, 5 - 4 बराबर 1। अतः युग्म 1 5 एक प्रतिलोमन है, एक प्रतिलोमन है। 1 5 है क्या, पेन नहीं खत्म हो गई, दे दो पेन दूसरी को। प्रतिलोमन है, ठीक है। तो अभी तक में कितने प्रतिलोमन मिले, 1 5 भी प्रतिलोमन है, और 1 3 भी प्रतिलोमन है, और 1 5 भी एक प्रतिलोमन है, ठीक है। अब इनको चेक करते हैं, 2 वाला अब हाँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक अभी कितने बचे हैं, 6 ठो। इसी तरह करना है सर, कर लो। हाँ तो करके दिखाना भी है कि प्रतिलोमन की संख्या क्या आ रहा है, ट्रांसपोजिशन की संख्या क्या है, उसके आगे भी तर्क भी देना है ना निकालने के बाद। इधर का मिटा दें क्या, हाँ मतलब बता दीजिए। तो प्रतिलोमन आपको एक ठो मिल गया, 1 3, एक 3 प्रतिलोमन है। अब कौन एक ठो मिल गया, 1 5 मिल गया। अब देखते हैं 2 3 पर, है ना, युग्म 2 3 पर विचार करते हैं। तो 2 3 2 का प्रतिबिंब 3 और 3 का प्रतिबिंब 1। तो 2 - 3 बराबर क्या, -1, और 3 - 1 बराबर 2। धनात्मक ऋणात्मक है कि नहीं है। अतः युग्म 2 3
भी एक प्रतिलोमन है, प्रतिलोमन है। अब क्या होगा, तो 2 3 भी प्रतिलोमन है। अब किस पे 4 करते हैं, 2 4 लेकर चलते हैं, 2 3 लिए, फिर 2 4, हाँ युग्म 2 4 में 2 का प्रतिबिंब, 2 का प्रतिबिंब क्या है, 2 का प्रतिबिंब 3 है, और 4 का प्रतिबिंब 4 का प्रतिबिंब 5 है। तो 2 - 3 बराबर -1, 4 - 5 बराबर -1। अतः यह युग्म 2 4 प्रतिलोमन नहीं है, प्रतिलोमन नहीं है। ठीक है, युग्म 2 4 के बाद क्या आएगा, 2 5, तो 5 में 2 का प्रतिबिंब, 2 का प्रतिबिंब क्या है, 2 का प्रतिबिंब 3 है, 5 का प्रतिबिंब, 5 का प्रतिबिंब क्या है, 4 है। 2 - 3 बराबर -1, और 5 - 4 बराबर -1। अतः युग्म 2 5 प्रतिलोमन नहीं है, प्रतिलोमन नहीं है। ठीक है, अब कौन बच गया, 2 5 के बाद 3 4 3 5 3 4 3 5 3 4 3 5 4 5। तो 3 4 में 3 का प्रतिबिंब, 3 का प्रतिबिंब क्या है बोलो, 1 है, और 4 का प्रतिबिंब 5 है। तो यहाँ 3 - 1 बराबर 2, 3 - 1 बराबर 2, और 4 - 5 बराबर -1। तो चिन्ह विपरीत है कि नहीं है। अतः युग्म 3 और 4 एक प्रतिलोमन है, एक प्रतिलोमन है। तो यहाँ लिख लो 3 4 भी एक प्रतिलोमन। अब 3 4 के बाद क्या आता है, 3 5 में, 3 5 में 3 का प्रतिबिंब, 3 का प्रतिबिंब क्या है बोलो, 1। ठीक है, और 5 का प्रतिबिंब, 5 का प्रतिबिंब क्या है, 4। तो 3 - 1 बराबर 2, और 5 - 4 बराबर 1। तो दोनों चिन्ह धनात्मक है ना। अतः युग्म प्रतिलोमन है कि नहीं है, बोलो। है, नहीं है सर, नहीं है, कहाँ है, नहीं है सर, प्लस है, प्लस तो आ रहा है, विपरीत रहता है तब प्रतिलोमन कहलाता है। अतः 3 5 प्रतिलोमन नहीं है, लोमन नहीं है, क्योंकि चिन्ह समान आ रहा है, क्योंकि चिन्ह समान आ रहा है, समान आ रहा है तो प्रतिलोमन नहीं होगा। अब क्या बचता है 3 5 के अलावा, नीचे लिखा युग्म 4 5 में 4 का प्रतिबिंब, 4 का प्रतिबिंब 5 है, और 5 का प्रतिबिंब 4 है। तो 4 - 5 बराबर -1, और 5 - 4 बराबर +1। अतः युग्म 4 5 1
प्रतिलोमन है। अतः इसको क्या लिख सकते हैं, 1 2 2 3 3 1 4 5 5 4 को लिखा जा सकता है 1 3 गुणे 1 5 गुणे 2 3 गुणे 3 4 गुणे 3 4 3 4 हो गए ना। फिर इसके बाद क्या है 4 5 गुणे 4 5 ये है। तो इस क्रमचय को 5 पक्षांतर के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो पक्षांतर की संख्या कितनी है यहाँ 5। तो 5 सम है कि विषम, इसलिए विषम क्रमचय है। ठीक है। तो यहाँ क्या आप लिखेंगे, इस प्रकार दिए गए क्रमचय को इस प्रकार यहाँ दिए गए क्रमचय को 5 पक्षांतर के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और यहाँ 5 विषम संख्या होने की वजह से 5 विषम संख्या है, इसलिए दिया गया क्रमचय विषम क्रमचय है। इसलिए दिया गया क्रमचय क्या है, विषम क्रमचय है। ठीक है। प्रतिलोमन का दूसरा नाम पक्षांतर है। दूसरा नाम पक्षांतर है। प्रतिलोमन का दूसरा नाम क्या है, पक्षांतर है। पक्षांतर, चाहे प्रतिलोमन कहो चाहे पक्षांतर। ठीक है। तो पक्षांतरण कैसे निकालते हैं समझ गए ना। जितने युग्म बन सकते हैं उस क्रमचय से सब युग्म बना लो और फिर सबके चिन्ह का पता लगा लो। जिस युग्म का चिन्ह विपरीत आएगा वही युग्म क्या होगा, प्रतिलोमन या पक्षांतर होगा। इस बात का पता चल जाएगा कि दिया गया क्रमचय विषम संख्या में पक्षांतर के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो रहा है कि सम संख्या में पक्षांतर के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो रहा है। यदि सम संख्या के पक्षांतर के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो रहा है तो सम क्रमचय है, और विषम संख्या में पक्षांतर के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो रहा है तो विषम क्रमचय है। ठीक है। अब वे थ्योरम बताने का वक्त आ गया तो कल पूछे थे। टाइम लगेगा उसमें। हाँ सर वो वाला पेपर खाली है क्या? कौन वाला? जो दिया था आपको कल हम पेपर रख दिए थे वो। हाँ देखते हैं। आज उसके लिए थोड़ा दे रही है। हम पेपर कभी देखे नहीं है, वे पेपर ऊपर रखे होगा आपको, पर अब ये नहीं जानती कहाँ रख दिए। वे जो आप एक प्रति रखे थे ना। हाँ सर जो दिया था सर आपको 4-5 देखो किसी BSc वाले में डाल दिए हैं क्या। जरूरत है सर। चलो देखते हैं।